हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका द रैबिट ब्रेन चैनल में। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र मैंने पिछले तीन क्लास में विज्ञान विषय के 30 क्वेश्चन यानी कि कुल मिला करके 90 क्वेश्चन अब तक मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग उनका प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा इस चीज़ में। इसी कड़ी में आज फिर से हम लोग सामान्य अध्ययन विषय में विज्ञान विषय के बारे में, जनरल साइंस के बारे में देखेंगे और जनरल साइंस क्वेश्चन के आज भी मैं आपको 30 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा और इस 30 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है और देखना है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। कल हम लोगों का ग्रैंड टेस्ट होगा, तो ग्रैंड टेस्ट में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, आप उसका आंसर कीजिए और आपको जो आंसर है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा। ठीक है, तो आगे शुरू करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीबा भोज्य कणों को किसकी सहायता से अपने अंदर लेता है ना। अमीबा आप जानते ही होंगे, इस तरीके का एक कोशिकीय प्राणी होता है। तो आपको ये बताना है कि ये अमीबा भोज्य कण अपने शरीर के अंदर कैसे लेता है। ठीक है, क्या वो मुंह का यूज करता है, हाथ का यूज करता है, रोम छिद्र का यूज करेगा या पदार्थ का यूज करेगा। 5 सेकंड है, आंसर कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने आंसर कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या मुंह से? बिल्कुल नहीं, मुंह होता ही नहीं है, एक कोशिकीय है। हाथ भी नहीं होगा क्योंकि एक कोशिकीय है। रोम छिद्र होते हैं लेकिन इनसे ये काम नहीं करता है, तो करता किससे है? पदार्थ से। पदार्थ से इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब होता है छुपा हुआ और पोडिया मतलब होता है हाथ, यानी वैसा हाथ जो एक्चुअल में हाथ है नहीं, छुपा हुआ रहता है। जब फूड पार्टिकल नजदीक में आते हैं हाथ अपने आप बन जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि ये घूम रहा है पानी में, क्या है ये फ्रेश वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर में ये घूम रहा है और कहीं से इसको पता चल गया यार ये फूड पार्टिकल है अपने आसपास, क्या करेगा ये बंदा इधर से इसको बड़ा कर लेगा, ये इधर से भी इसको बड़ा कर लेगा और धीरे धीरे ये बड़ा होते होते ये फूड पार्टिकल क्या हो जाएगा? अमीबा के अंदर में आ जाएगा। ये फूड पार्टिकल क्या हो जाएगा? अमीबा के अंदर में आ जाएगा। तो ये जो बढ़ा हुआ हाथ आप लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, अभी हाथ था नहीं, अब वो बन गया हाथ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं छुपा हुआ हाथ, यानी अब तक तो छुपा हुआ था, अभी अभी बन गया है, तो इसीलिए इसी को बोला जाता है क्या चीज? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्लियर है? या पदार्थ, समझ गए। आज का दूसरा क्वेश्चन है रुमेन, या तो रुमेन कहिए या अंधनाल कहिए। गाय भैंस वगैरह सब होती है ना, तो उसमें इसको रुमेन कहा जाता है और जब घोड़े गधे ये सब होते हैं तो इसमें इसको क्या कहा जाता है? अंधनाल कहा जाता है। अंधनाल का मैं लोकेशन भी बता देता हूं आपको, ये आमाशय और छोटी आंत के बीच में होता है। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों का मुख्य कार्य क्या है, चाहे रुमेन हो या चाहे अंधनाल हो, इनका मुख्य कार्य क्या है? क्या वो प्रोटीन को पचाएगा या अपचित भोजन को स्टोर करके रखेगा, कि वसा का पाचन करेगा या फिर स्टार्च का पाचन करेगा? 5 सेकंड है, आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूं आपने सोच लिया होगा आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या ये प्रोटीन को पचाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये अपचित भोजन को रखेगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये वसा को पचाएगा? अरे बिल्कुल नहीं। ये किस चीज को पचाएगा? स्टार्च को। किसको पचाएगा? स्टार्च को। मैंने कल भी बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होते हैं वो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट क्या है? यूज नहीं कर पाता है, तो इसको क्या कर देता है? इसको पत्तियों में छोड़ देता है ना, स्टोर कर देता है। और ये पत्तियों में जो स्टार्च होंगे तो ये स्टार्च बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, बहुत सारे लंबे। तो इस वजह से इस स्टार्च को, यानी जो पत्ती खाता है एनिमल, इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि ये चीज मानव शरीर में तो नहीं होती है, लेकिन गाय भैंस में ये चीज दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? हम लोग कल भी पढ़े थे कि गाय भैंस में एक चीज होता है रुमेन, है ना, और घोड़े और गधे वगैरह में क्या होता है? अंधनाल। ये क्या करते हैं? तो ये दोनों ही एक ही काम करते हैं। इनमें होता है एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ये विशेष प्रकार के बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? तो स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं।
ये चीज इंसान में, तो में, बिल्ली में, इन सब में ये नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना। यानी ज्यादातर ओमनीवोर्स में ये चीजें नहीं देखने को मिलती। क्लियर है। क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि अमीबा के शरीर का वह भाग जहां भोजन का पाचन होता है उसको क्या बोलते हैं। अरे कहीं तो शरीर में पाचन होता होगा ना भोजन का। अभी अभी अमीबा हम लोग देखे थे, ये केंद्रक होता है, इस पूरे शरीर में कहीं तो भोजन का पाचन होगा, ठीक है। तो जहां भोजन का पाचन होता है उस जगह को क्या बोला जाता है। 5 सेकंड है, आंसर कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए कोशिका द्रव, कोशिका द्रव क्या होगा। अच्छा ये इसका क्या है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, है ना। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या चीज है, ये है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म, है ना। तो होता ये बात सच है कि इसी में है, साइटोप्लाज्म में ही होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में भी एक विशेष जगह होता है जहां पर होता है, और इस विशेष जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं खाद्य धानी, है ना। इसको क्या बोला जाता है, फूड वॉक्यूल्स। क्लियर है। तो यहां पर भोजन का पाचन होता है। तो इसका आंसर क्या फ़ारेनहाइट होगा, बिल्कुल नहीं। ये मीडियम यूनिट है, ना तो छोटे हैं ना बड़े हैं। केल्विन सबसे छोटा यूनिट होता है, ये सबसे बड़ा यूनिट होता है। और रदरफोर्ड ये तो होता ही नहीं है हीट का, ये किस चीज का यूनिट होता है, ये होता है रेडियो एक्टिविटी का। ये किस चीज का यूनिट होगा, रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन। वैसे भी ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस जो होगा ना, 1 डिग्री सेल्सियस वो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। आप समझ रहे हैं कि इसका एक यूनिट इसका कितना ज्यादा होता है। तो यही वजह है ये सबसे छोटा यूनिट होता है टेम्परेचर का। एक और चीज, एक वर्ड होता है 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन। ये जो टेम्परेचर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको बोला जाता है क्या चीज, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा ये दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर होगा, ये दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर होगा। इससे कम टेम्परेचर दुनिया में संभव नहीं है, इससे कम टेम्परेचर कहीं भी संभव नहीं है। अब मजेदार बात कि ये टेम्परेचर अभी तक किसी दुनिया में मिला नहीं है, ठीक है। किसी जगह पर हमने इतना लो टेम्परेचर अभी तक नहीं देखा है। और लैब में क्रिएट किया जा सकता है, एक लैब एक अलग मैटर है, लेकिन यदि हम लोग, अरे गैलेक्सी देख लो यार, किसी भी गैलेक्सी, सब जगह हम लोगों ने देख लिया है, इतना टेम्परेचर अब तक हमको ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिला है। 5वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर का, जानते ही हो, मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान होता कितना है। मान के चलो तुम एकदम हेल्दी हो और मुंह में क्या किया, थर्मोमीटर लगाया, ठीक है। अब तुमको ये बताना है कि इस समय हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा। सेकंड है, आंसर करो। उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या 30 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे ह्यूमन बॉडी का यदि नॉर्मल एकदम स्वस्थ हो, यार बुखार होगा तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल वे में जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा कई जगह पर तुमने देखा होगा 96.8 डिग्री सेल्सियस, 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्योंकि इतना डिग्री सेल्सियस ना लगभग 100 डिग्री के बराबर है ना। और इतने डिग्री पर तुमको पता ही होगा कि पानी उबलता है, और अपना जो ब्लड है वो क्या है, पानी है। यदि इतने डिग्री पर पानी उबल सकता है तो सोचो यदि ये अपने को बुखार हो जाए, क्या हो रहा होगा, पानी उबल रहा होगा, ब्लड उबल रहा होगा, है ना। स्किन में छेद वगैरह हो रहे होंगे, भाप स्किन से बाहर जा रहा होगा, वो देखे ही होगे कई जगह तुम लोगों ने वीडियो वगैरह सब में, है ना, या मूवी वगैरह सब में यही हो रहा होगा। ऑफ कोर्स ये करेक्ट आंसर नहीं है ना। तो या तो लिखा आएगा ऑप्शन में 37 डिग्री सेल्सियस और या फिर 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है। नंबर 6,
वह प्रक्रिया तुमको बतानी है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें ऊष्मा यानी कोई रॉड है या कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, एक जगह गर्म कर रहे हो और ये हीट जो है वो फैल करके दूसरी जगह चला जा रहा है उसी वस्तु में, ठीक है। और या फिर एक वस्तु को तुमने रखा हुआ है और उससे चिपका हुआ दूसरा वस्तु है, तो इस वस्तु से हीट दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर है? 5 सेकेंड है, आंसर करो। उम्मीद करता हूं आपने आंसर सोच लिया होगा। क्या वो संवहन है यानी कन्वेक्शन है, या फिर वो कंडक्शन है या विकिरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंडक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कंडक्शन। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन मेथड बोलते हैं। 7वां क्वेश्चन है समुद्र समीर या थल समीर। समुद्र समीर जानते हो कि मान के चलो ये है पानी, है ना, समुद्र है, ये यहाँ पे पूरा समुद्र है और यहाँ पर क्या है? जमीन है ना, बहुत सारे जो है वो घर बने हुए हैं। क्लियर? अब तुमको बताना है कि समुद्री समीर का मतलब हो गया हवा समुद्र से थल की तरफ जाए, और थल समीर का मतलब हो गया हवा थल से समुद्र की तरफ आए। मैं दोनों की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। ये किस प्रक्रिया पर काम करते हैं? किस प्रक्रिया पर काम करते हैं? 5 सेकेंड है, आंसर करो। उम्मीद है आंसर सोच लिया होगा। तो किस प्रक्रिया पर काम करते हैं? क्या चालन पर काम करते हैं? चालन पर काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये किस पर काम करते हैं? संवहन मेथड पर। संवहन मेथड पर काम करते हैं। होता क्या है, चलो समझते हैं। देखो, ये है समुद्र और ये है थल, ठीक है। ये है थल और ये है जल। क्लियर है? दिन का समय है, दिन का समय है, सूरज निकला हुआ है, ठीक है, गर्मी पड़ रही है। तुमको पता ही होगा कि स्थल भाग जो है वो गर्मी में जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं। जल्दी गर्म हो जाएंगे तो हवाएं क्या होंगी? यहाँ ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो इस जगह पर क्या बन जाएगा? वैक्यूम बन जाएगा। इस जगह पर क्या बन जाएगा? एक खाली जगह बन जाएगा। इस खाली जगह को भरने के लिए, अच्छा एक चीज और, पानी जो है वो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, ये तो जानते ही हो। तो जितना जल्दी ये गर्म हो चुका होगा उस रिस्पेक्ट में ये वाटर क्या होगा? अभी तक थोड़ा ठंडा ही होगा, ठंडा ही होगा। तो यहां से ठंडी हवाएं इस जगह, इस खाली जगह को भरने के लिए झपट्टा मारेंगी, ठीक है, झपटेंगी, रश करेंगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं समुद्री समीर। इसको क्या बोलते हैं? समुद्री समीर, है ना। अब रात का समय है। अब क्या है? रात का समय है। ये सूरज है नहीं, रात का समय। रात के समय में क्या होगा? पूरा दिन भर ये समुद्र का पानी क्या हुआ? गर्म हुआ है। लेकिन रात के समय जब सूरज नहीं रहेगा तो थल क्या होगा? बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। थल क्या होगा? बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा तो यहाँ एयर का घनत्व क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। एयर का घनत्व बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इसके मुकाबले जल क्या है? ज्यादा गर्म है। जल क्या है? ज्यादा गर्म है। ज्यादा गर्म है तो एयर यहाँ से जल से क्या होगा? ऊपर उठेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक खाली जगह बन जाएगा या बहुत कम प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। और जानते ही हो हवा हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ बहता है। तो रात में हवा क्या होगा? थल से जल की तरफ बहेगा, जल की तरफ बहेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? थल समीर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? थल समीर। क्लियर है? तो इसी वजह से तुम ध्यान रखोगे कि समुद्र के किनारे जितने भी घर बने होते हैं ना, वो क्या होता है? उनके घर के खिड़की और दरवाजे हमेशा समुद्र की तरफ बनते हैं, समुद्र की तरफ, ताकि हवा दिन में जो है वो समुद्र से सीधा घरों में आए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि तुम धूप में खड़े हो, है ना, और तुम्हें गर्मी का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है। तो तुम्हें बताना है कि ये सूर्य का ऊष्मा जो है, सूर्य की जो ऊर्जा है, वो हम तक धूप में पहुंचती किस विधि से? धूप में हम तक पहुंचती किस विधि से? क्लियर है? उम्मीद करता हूं तुमने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकिरण। क्योंकि संवहन होगा नहीं, मैंने बताया कैसे वो होता है, चालन होगा नहीं, जब कांटेक्ट में रहता है तब ये होगा। तो क्या होगा? विकिरण। विकिरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सूरज और धरती के बीच में क्या है? बहुत जगह खाली है, यहाँ कोई माध्यम नहीं है। लेकिन तो भी सूरज की रोशनी धरती पर पहुंच सकती है। वो किस माध्यम से पहुंच सकती है? विकिरण के माध्यम से। क्लियर है? कि गर्मियों में हम लोग सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, जानते ही हो, गर्मियों में हम लोग सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। बताना यह है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों?
कि हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में हमको बोला जाता है कि भाई ज्यादा डार्क कपड़े मत पहनो, हल्के रंग के कपड़े पहनो। क्या कारण होगा? क्या गहरे रंग के? ऑप्शन पढ़ो, आंसर दो। उम्मीद है तुमने आंसर सोच लिया होगा। तो चलो पहला देखते हैं कि गहरे रंग के कपड़े अधिक ऊष्मा अवशोषित कर हमें अधिक गर्मी देते हैं। बात सही है। जितना ज्यादा डार्क कलर रहेगा, जितना ज्यादा डार्क कलर रहेगा, गहरा रंग रहेगा, सूरज से आने वाली मैक्सिमम किरणों को वो क्या कर लेगा? सोख लेगा। मैक्सिमम किरणों को वो क्या कर लेगा? सोख लेगा। बस कुछ ही किरणें रिफ्लेक्ट हो पाएंगी, और जितना ज्यादा ये किरणों को सोखेगा, गर्मी उतनी ही ज्यादा होगी, गर्मी उतनी ही ज्यादा होगी और तुमको गर्म लगेगा। क्लियर है? तो इस वजह से ये तो हम पहनते नहीं पहनेंगे। श्वेत कपड़े अधिकतम विकिरणों को परावर्तित कर हम तक पहुंचने नहीं देते हैं। जानती हो श्वेत क्यों दिखता है? कोई कलर श्वेत क्यों दिखता है? क्योंकि सूरज की रोशनी में जो 7 कलर है, वो सातों को सातों रंग क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये अपने ऊपर कोई भी रंग को एब्जॉर्ब नहीं करता है। यही वजह है कि जब सातों रंग रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और सातों रंग का कॉम्बिनेशन क्या होता है? सातों रंग का कॉम्बिनेशन क्या होता है? व्हाइट। यही वजह है कि ये कपड़े हमें क्या है? व्हाइट दिखते हैं। तो जब ज्यादातर विकिरणों को इसने क्या किया? रिफ्लेक्ट कर दिया है, तो व्हाइट कपड़े ने विकिरण सोखा ही नहीं। विकिरण सोखा ही नहीं सोखा है तो गर्मी भी क्या होगी? कम होगी। गर्मी भी क्या होगी? कम होगी। मतलब गहरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसका सही आंसर ये है ना। और श्वेत कपड़े अधिकतम विकिरणों को परावर्तित कर देते हैं, ये भी सही है। तो आगे है श्वेत कपड़े अधिकतम ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं, ये तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों ही एक तरह से करेक्ट है, लेकिन जो सबसे करेक्ट आंसर है वो क्या चीज है? ये है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि श्वेत रंग के कपड़े पहनने को हम लोग बोलते हैं, क्यों? तो ये, यदि हमसे पूछा होता कि गर्मी में गहरे कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो उसका आंसर क्या चीज हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें बहुत आराम पहुंचाते हैं, ऊनी कपड़े हमको बहुत रिलैक्स देते हैं। इसका क्या कारण होता है? इन चारों ऑप्शन को देखो और मुझे आंसर दो। दोनों ही लंबे लंबे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने तुमको 10-10 सेकंड दिया है। ठीक है, चलो। तो पहला ऑप्शन है कि ऊनी कपड़े अपने अंदर गर्मी जमा रखते हैं, जो शरीर को गर्म रखती है। कोई गर्मी जमा नहीं रखता भैया। ठीक है, ऊनी कपड़े शरीर की गर्मी को बाहर ठंडी वायु में जाने से रोकते हैं। ये बात सही है। जब तुम ऊनी कपड़े पहन लेते हो तो तुम्हारी बॉडी में जो 37 डिग्री सेल्सियस है, हीट है क्या, लेकिन बीच में जब तुम लोग ऊनी कपड़े पहन लेते हो तो ये हीट क्या है? बाहर जा ही नहीं पाती है। क्लियर है? तो ये क्या करता है? ऊनी कपड़े शरीर की गर्मी को बाहर ठंडी वायु में जाने से रोकता है। ओके, ऊनी कपड़े बाहर की ठंडी हवा को हम तक आने से रोकते हैं। ये बात भी सही है। ये बात भी सही है कि ठंडी हवा को हमारे बॉडी तक आने से क्या करते हैं? रोकते हैं। इस वजह से भी हमको रिलैक्स फील होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब एंड स, ये दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सिरका में पाया जाने वाला विनेगर, विनेगर सुने ही हो, बहुत ज्यादा यूज करते हैं घरों में। तो ये विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड या फॉलिक एसिड? आंसर करो। उम्मीद है तुमने आंसर सोच लिया होगा। तो बिल्कुल फॉर्मिक एसिड इसमें नहीं होता है, ब्यूटारिक एसिड नहीं होता है, फॉलिक एसिड नहीं होता है। तो सही आंसर इसका क्या चीज हो जाएगा? बी, एसिटिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। एक्चुअल में विनेगर बनता कैसे है? 2% क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा, और प्लस 98% उसमें क्या होगा? वाटर होगा। 98% क्या होगा? वाटर होगा। इस तरह से बनता है क्या चीज? विनेगर। क्या बनेगा? विनेगर। अरे अचार जो एक्सट्रीमली खट्टा होता है ना, देखिए होगे मार्केट का अचार क्या होता है? नॉर्मल खट्टा लगता है तुमको क्या है? गाजर मीठा होता है। गाजर अचार खाया हो? गाजर का अचार क्या होता है? मीठा होता है ना। गाजर रियल में मीठा होता है, लेकिन गाजर का अचार क्या होता है? मीठा होता है। कैसे खट्टा बन गया? विनेगर डाल के, है ना। क्या करते हैं? विनेगर का यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि चींटी की डंक, अरे भाई चींटी ने तुमको काट लिया। ठीक है, चींटी ने काट लिया,
तुमको क्या लगता है कि चींटी के काटने पर हमको जलन होती है? क्यों होती होगी, है ना? क्यों होती है जलन? क्या वो फॉर्मिक अम्ल होता है इस वजह से, या नमक होता है इस वजह से, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है डंक में इस वजह से, या सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से? आंसर करो। उम्मीद करता हूं सही आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर नमक बिल्कुल नहीं होगा, चींटी के डंक में नमक नहीं होता भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता नहीं है, और ना ही सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नहीं तो चींटी खुद ही चल बसती है। ठीक है, तो इसके अम्ल में इसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, इसे मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। क्लियर है? तो चाहे चींटी का डंक हो, मधुमक्खी का डंक हो, इन सब में क्या चीज मिलेगा तुमको? एसिड मिलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नींबू हो या संतरा हो, यानी नींबू ग्रुप के जितने भी फ्रूट्स हो गए, इनमें किस पदार्थ की उपस्थिति होती है जिसके कारण इनका स्वाद क्या है? खट्टा होता है। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण इनका स्वाद क्या होगा? खट्टा होगा, है ना? शॉर्ट इन टेस्ट होते हैं ये लोग। 5 सेकेंड है, बताओ। चलो, उम्मीद है कि तुमने सही आंसर सोचा होगा। लैक्टिक एसिड बिल्कुल नहीं होगा, फॉर्मिक एसिड बिल्कुल नहीं होगा, फॉलिक एसिड वो भी नहीं होगा, तो क्या चीज होगा? साइट्रिक एसिड। क्या चीज होगा? साइट्रिक एसिड। इसी वजह से तुमने सुना होगा कभी भी डॉक्टर के मुंह से, या न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़े होंगे, हेल्थ इशू से लेकर के, इनको बोला जाता है साइट्रस फ्रूट। इनको क्या बोला जाता है? साइट्रस फ्रूट। क्यों बोला जाता है साइट्रस फ्रूट? क्योंकि इनमें होता है क्या? साइट्रिक एसिड, और इसी की वजह से इनका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। है कि दही में कौन सा पदार्थ पाया जाता है ना? दही में कौन सा एसिड इन या बेस इनमें से प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। क्लियर है? 5 सेकेंड है, आंसर करो। उम्मीद है तुमने सही आंसर चूज कर लिया होगा। तो क्या वो फॉलिक एसिड होता है? बिल्कुल नहीं। लैक्टिक एसिड बिल्कुल होता है। दही में क्या चीज होता है? लैक्टिक एसिड होता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट खट्टा होता है। लैक्टोस नहीं होगा। ये कहाँ होता है? इन जनरल केस में, जब तक लैक्टिक एसिड बनता नहीं है, यानी दूध में ये क्या होगा? लैक्टोस प्रेजेंट होगा। कॉस्टिक सोडा का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 15वां क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के बारे में सुने होंगे कई बार। तो ऑक्जेलिक एसिड इनमें से किस चीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना? कि सेब में, और या फिर पके आम में, या पालक में, या नारियल में? ठीक है, 5 सेकेंड है, आंसर करो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या सेब है? बिल्कुल नहीं। क्या पका हुआ आम है? बिल्कुल नहीं। ऑक्जेलिक एसिड सबसे ज्यादा किस में मिलता है? पालक में। अब ये यार मत पूछ लेना कि ऑक्जेलिक एसिड है सर तो ये खट्टे क्यों नहीं है। बात तो तुम्हारी भी सही है, खट्टे होने चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? बहुत ज़्यादा वीक एसिड होता है। यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा खट्टे, यानी खट्टे होते ही नहीं है। क्लियर है? लेकिन उनमें ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। कच्चे नारियल में कोई एसिड नहीं होता रे। 16वां क्वेश्चन है कि विटामिन सी किस चीज़ का बना होता है? विटामिन सी किस चीज़ का बना हुआ होता है? क्या वो फॉलिक एसिड होगा, या स्कॉर्बिक एसिड होगा, या कॉस्टिक पोटास होगा, और या फिर टार्टरिक एसिड होगा? आंसर करो। क्या होगा? तो इसका सही आंसर फॉलिक एसिड बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम ही यही होता है। विटामिन सी का केमिकल रासायनिक नाम ही यही होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है? कॉस्टिक पोटास नहीं होगा, टार्टरिक एसिड नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस फल में भरपूर मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी मिलेगा? किस फ्रूट में? ठीक है, 5 सेकेंड है, आंसर करो।
तो इसका सही आंसर क्या नींबू? नहीं, नींबू साइट्रिक एसिड होता है इसमें, है ना। क्या संतरा? संतरा भी नींबू के ग्रुप का है, इसमें भी साइट्रिक एसिड होता है। क्या इमली? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? आंवला। इसीलिए बोला जाता है बउआ कि यदि दांतों को स्वस्थ रखना है, दांतों को स्वस्थ रखना है और इम्यून बढ़ाना है ना, तुमने कोरोना पीरियड में देख ही लिया होगा, इम्यून के लिए हम लोग क्या सारे के सारे डॉक्टर और देखे होंगे स्टोर पर, केमिकल स्टोर पर विटामिन सी की कमी, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है कौन? विटामिन सी। यही वजह है कि जितना भी तुम लोग च्यवनप्राश खाते हो, जितना भी तुम च्यवनप्राश खाते हो, सब में भर भर के ठूसा रहता है आंवला। क्लियर है? सब में आंवला भर भर के ठूस के देता है, इम्यून बढ़ाओ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। अंगूर, अंगूर और कच्चे आम, है ना, ये सब क्या खट्टे होते हैं स्वाद में, जानते ही हो। तो तुमको बताना है कि इनमें आखिर क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से अनराइप मैंगो हो या चाहे ग्रेप्स हो, ये सब क्या है? खट्टे होते हैं। ठीक है, 5 सेकेंड है, आंसर करो। तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? क्या वो साइट्रिक एसिड है? नहीं। क्या टार्टरिक एसिड, क्या फॉलिक एसिड है? बिल्कुल नहीं। क्या वो विनेगर है? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? क्या चीज हो जाएगा? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। देखो, ये इमली का भी मेन कंस्टिट्यूएंट है और एग्जाम में मेनली जो पूछा जाता है वो इमली के बारे में पूछा जाता है या अंगूर के बारे में पूछा जाता है, कच्चे आम के बारे में नहीं पूछा जाता। ठीक है, या तो अंगूर दे देगा या इमली दे देगा और पूछेगा कि भाई इसमें कौन सा एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड होता है। क्लियर है? आ जाओगे 19वें नंबर क्वेश्चन पे कि भाई लाइम वाटर है। क्या है? लाइम वाटर। तुमको बताना है कि इस लाइम वाटर में कौन सा केमिकल होता है। लाइम वाटर में कौन सा केमिकल होता है, या सिंपली मैं बोलूँ ना कि केमिकल फॉर्मूला बताओ लाइम वाटर का। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला बताओ। क्या वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, क्या कैल्शियम ऑक्साइड होगा, एसिटिक एसिड होगा या फिर कॉस्टिक सोडा होगा? 5 सेकेंड है, आंसर करो। उम्मीद करता हूं सही आंसर तुमने चुना होगा। तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या सही आंसर हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, यानी लाइम वाटर का मेन फॉर्मूला क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाएंगे कि सूखे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अभी अभी तुमने पढ़ा था गीला चूना, थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? गीला चूना, है ना। चूने को यदि पानी में डाल दोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। क्या बोलते हैं उसको? लाइम वाटर। लेकिन तुमसे पूछ रहा है भाई गीला चूना ना है, सूखा चूना है, अभी तक तूने पानी मिलाया नहीं, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आंसर करो, 3 सेकेंड है। 3 सेकंड था, दिया मैंने 5 सेकंड आंसर। ठीक है, चलो। तो इसका फॉर्मूला ये होगा नहीं क्योंकि ये गीले चूने का होता है, तो इसका सही फॉर्मूला क्या चीज हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये संगमरमर टाइप के चूने का रहता है फॉर्मूला, ये कैल्शियम नाइट्रेट बिल्कुल नहीं होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि सूखे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूना तुम लोग देखे ही होगे, पुताई वगैरह होता है ना। पुताई से पहले जो चूना होता है वो क्या होता है? हार्ड फॉर्म में रहता है ना, पत्थर जैसे फॉर्म में रहता है। तुमको ये बताना है कि इस चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 5 सेकेंड है, आंसर करो। उम्मीद है तुमने सही आंसर चुना होगा। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा क्या चीज? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ठीक है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। इसका फॉर्मूला तो मैंने तुमको बता ही चुका हूँ कि जब पानी में घोल देते हैं तो इसको बोला जाता है क्या चीज? लाइम वाटर। इसको बोला जाता है क्या? लाइम वाटर। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है? लाइम वाटर का फॉर्मूला है। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 बोलता है कि लिटमस पेपर है। ये तो जानते ही हो कि ये अम्लीय आसार को दिखाता है लिटमस पेपर। तुमको ये बताना है कि लिटमस पेपर किस पदार्थ का बनता है ना। लिटमस पेपर का यूज हम लोग करते हैं अम्लीय आसार को जानने के लिए कि ये अम्ल है या क्षार है, एसिड है या बेसिक है। तुमको ये बताना है कि किस मटेरियल से ये लिटमस पेपर बनते हैं।
क्लियर है? 5 सेकेंड है, आंसर करो। उम्मीद है तुमने सही आंसर किया होगा। गुलर का फूल इंडिकेटर के तौर पे यूज होता है, लेकिन लिटमस पेपर इससे नहीं बनता है, ठीक है। पीपल का पेड़ नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या चीज़ होगा? लाइकेन। इसका सही आंसर क्या होगा? लाइकेन। तुमको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था लाइकेन क्या होता है? शैवाल और फफूंद का, है ना। शैवाल और फफूंद का क्या होता है? मिक्सचर होता है। और वैसे मैं बताऊं कि आजकल जो है लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक भी इसी से बनता है, ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना कि हल्दी, हल्दी भी एक सूचक का काम करता है। कोई चीज़ एसिड है या बेस है, इस चीज़ को हल्दी भी दिखाता है। तुमको ये बताना है कि हल्दी एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये बताएगा कि भाई फलाना सब्सटेंस एसिड है या फिर वो सब्सटेंस बेस है, क्या दिखाएगा ये तुमको बताना है। 5 सेकेंड है, आंसर करो। उम्मीद है तुमने सही आंसर सोचा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अम्ल। बिल्कुल नहीं, अम्ल को ये नहीं दिखाता है। ये किस चीज़ को दिखाता है? ये दिखाता है क्षार को। किसको दिखाता है? क्षार को। कभी देखना कपड़ा है ना, कपड़े पर हल्दी का निशान पड़ गया और ये निशान जनरली क्या होगा? पीला होगा। जनरली क्या? हमेशा ही पीला होगा, ठीक है। अब तुम क्या करो, इस पर साबुन या सोप, ठीक है, सॉरी साबुन या सर्फ इसके ऊपर डाल करके देखो। डालोगे तो ये पीले कलर जो है, ये पीला कलर क्या होगा? या तो ऑरेंज कलर में बदल जाएगा या फिर रेड कलर में बदल जाएगा। क्लियर है? किसके डालने से? साबुन या सोप के डालने से। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है? ये क्षार है। क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ये क्षार को। नमक को नहीं करेगा, उदासीन विलयन को नहीं करेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है अपना उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किस चीज़ का परिणाम है? मतलब क्या क्या ऐसे दो सब्सटेंस है जो रिएक्शन करते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। आंसर करो, 5 सेकेंड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल करना। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है न्यूट्रल करना, उदासीन करना। देखो, जब कभी भी एक एसिड और एक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो होगा क्या? एसिड और बेस एक दूसरे के गुण को खत्म कर देंगे और एक नया चीज बनाएंगे। तो चूंकि इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को उदासीन कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया है, अब नया चीज ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आंसर क्या चीज हो जाए? अम्ल और क्षार, है ना। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 24। ये बोलता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई भाई, है ना। अब इस अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ कौन सा बनता है? रिजल्ट क्या होता है? यदि दोनों रिएक्शन किए, एसिड और बेस ने रिएक्शन किया, तो प्रोडक्ट में क्या बना? आंसर करो, 5 सेकेंड है। डेफिनेटली क्या चीज होगा? एसिड। एसिड बनेगा ही नहीं भाई, कॉस्टिक सोडा बनेगा ही नहीं, तो क्या बनेगा? नमक बनेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी कोई अम्ल किसी भी बेस या क्षार से रिएक्शन करता है तो बदले में क्या बनाता है? वो बनाता है सॉल्ट। क्या बनाता है? नमक और प्लस वाटर। तो मेजर प्रोडक्ट क्या हम लोग लेते हैं? एज ए सॉल्ट मेजर प्रोडक्ट लेते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लिटमस पेपर तुम्हारे पास मिल गया, ठीक है। तुमको मिल गया लिटमस पेपर। अब इस लिटमस पेपर को तुमने डाल दिया किस में? एसिड सॉल्यूशन में। ये एक बीकर है, बीकर में एसिड का सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें तुमने लिटमस पेपर को डाल दिया। अब तुमको बताना है कि इस लिटमस पेपर के कलर में क्या चेंज आएगा। लिटमस पेपर के कलर में क्या चेंज आएगा? क्लियर है? आंसर करो, 5 सेकेंड है। उम्मीद है तुमने सही आंसर किया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एसिड जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है ना। ब्लू लिटमस को, ब्लू कलर ऑफ लिटमस को वो किस में बदल देगा? रेड कलर में बदल देगा। लेकिन कोई लिटमस रेड रहेगा तो उसको ब्लू नहीं बना देगा, समझ गए ना। क्या होगा? बस वो केवल ब्लू लिटमस को रेड बना देगा। कौन? एसिड। एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 26 नंबर कि मिथाइल ऑरेंज है। मिथाइल ऑरेंज है तो तुम समझ ही गए होगे उस लिक्विड का कलर क्या होगा? ऑरेंज कलर का होगा। और उसमें तुमने क्या किया है? क्षार के विलयन की कुछ बूंदे तुमने डाल दी है।
ये एक बीकर है, मिथाइल ऑरेंज से भरा हुआ है, इसका कलर ऑरेंज दिख रहा है मुझे। मैंने थोड़ी देर में क्या किया कि इसमें क्षार की कुछ बूंदे मैंने ऐसे डाल दी। अब तुमको बताना है कि ये ऑरेंज कलर का नया कलर क्या हो जाएगा। क्लियर है? 5 सेकेंड आंसर करो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि विलियन में क्षार है, विलियन में क्षार है, तो क्षार इसके कलर को क्या बना देता है? पीला। क्षार इसके कलर को क्या बना देगा? पीला। तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? पीला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि अब की बार तुमने लिटमस पेपर को एसिड की बजाय किस में डाल दिया? क्षार के विलियन में डाल दिया। एक क्षार का विलियन है ना, बेसिक विलियन है, इसमें तुमने क्या किया? लिटमस पेपर डाल दिया। कलर में क्या फर्क आएगा? तो बहुत सिंपल सा है, बस उल्टा कर दो, है ना। मैंने क्या बताया? एसिड। एसिड क्या कर रहा था? एसिड कर रहा था कि उसने ब्लू लिटमस को, ब्लू को उसने क्या कर दिया है? रेड में बदल दिया है। तो बेस क्या करेगा? बेस क्या करेगा? ठीक उसका रिवर्स करेगा। वो क्या करेगा? रेड लिटमस को किस में बदल देगा? ब्लू में। रेड लिटमस को किस में बदल देगा? ब्लू। वैसे भी B फॉर बेस और B फॉर ब्लू, है ना। तो बेस हमेशा क्या चाहेगा? ब्लू। बेस हमेशा क्या चाहेगा? ब्लू। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ब्लू। तो देख लो कहाँ पर है। तो लाल से नीला नहीं होगा, वो क्या कर देगा? नहीं, यही होगा ना, लाल से नीला, है ना। तो ये क्या कर देगा? लाल लिटमस को नीला बना देगा, रेड टू ब्लू कर देगा। क्लियर? 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज, है ना। मिथाइल ऑरेंज का एक विलियन है और उसमें तुमने अब की बार क्षार की बजाय क्या डाल दिया? अम्ल डाल दिया। ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज था, ऑरेंज कलर था उसका। तो ऑरेंज में अब तुमने क्या डाला है? अब की बार तुमने डाला है एसिड। तो एसिड इसके कलर को क्या बना देता है? रेड बना देता है। एसिड इसके कलर को क्या बना देगा? रेड बना देगा। और तुमने बेस के लिए क्या पढ़ा था? यदि बेस रहेगा तो बेस इसके कलर को क्या बना देगा? येलो बना देगा। ठीक है, ऑरेंज से बेस बना देगा येलो और ए बना देगा एसिड, एसिड बना देगा रेड। क्लियर है? यह है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हल्दी पर साबुन रगड़ने से हल्दी का रंग पीला से नारंगी हो जाता है। क्लियर है? मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि हल्दी पर यदि तुम लोग या तो सर्फ डाल दो और या फिर साबुन यानी डिटर्जेंट डाल दो और या फिर सोप डाल दो, है ना। दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? उसका कलर मतलब पीला था और पीले से अब क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। पीले से इसका कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज। तो तुमको बताना है कि ये साबुन की किस प्रकृति को शो करता है। साबुन किस तरह का नेचर का? एसिडिक है, बेसिक है, उदासीन है या क्षारीय है? तो बड़ा सिंपल है भाई, क्या चीज है? क्षारीय है, यानी कि वो क्या है? बेसिक है ना। क्योंकि बेसिक बेस ही क्या कर रहा था कि पीले को ऑरेंज में बदल दे रहा था, एसिड का कोई असर नहीं हो रहा था। यही बात है। अपना 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? टूथपेस्ट एसिडिक होता है या बेसिक होता है ना। टूथपेस्ट एसिडिक होगा या बेसिक होगा? 5 सेकेंड है, आंसर करो। उम्मीद है तुमने सही आंसर सोचा होगा। तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? क्या अम्लीय होता है? बिल्कुल नहीं। देखो होता क्या है कि टूथपेस्ट होता है क्षारीय, टूथपेस्ट होता है क्षारीय। वैसे भी कैसे याद रख सकते हो कि जब हम लोग बहुत लंबे समय तक मुंह को साफ नहीं करते हैं ना, मुंह को नहीं धोते हैं, तो तुमको पता ही होगा कि मुंह में क्या होता है? एसिड का मात्रा बढ़ जाता है, एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा? एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा? बेस करेगा। एसिड को न्यूट्रल कौन करता है? बेस करता है। तो जब हमारे मुंह में एसिड की क्वांटिटी बढ़ रही है, हम लोग क्या है? टूथपेस्ट मुंडी में घुसेड़ लेते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट मुंडी में डाल करके जैसे ही ब्रश करोगे, ये सारा बेसिक नेचर क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रल बना देगा और इस तरह से तुम्हारा मुंह जो होता है वो क्या हो जाता है? नीट एंड क्लीन हो जाता है। क्लियर है? इससे पहले तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे चैनल को लाइक कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि सभी दोस्त तुम्हारे देख सके, अच्छे से तैयारी कर सके। और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लेना, सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो जो आती है वो तुम तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी कल टेस्ट दो, टेस्ट का जो रिजल्ट है, टेस्ट का जो आंसर की होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको